की शुरुआत। ट्रंप की नई धमकी और तैयारियों के खिलाफ पूरा ईरान जंग को तैयार है। जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि इस बार ईरान इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों में जबरदस्त तबाही मचा सकता है। ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि ईरान के सर्वनाश का वक्त अब शुरू हो चुका है। ईरान के सर्वनाश की टिक टिक, 100% हमले की पूरी गारंटी। 24 घंटे के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 बार ईरान के सर्वनाश की धमकी दे चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है सिचुएशन रूम में ट्रंप अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडरों के साथ मीटिंग में बहुत बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं। इधर खबर है कि ईरान ने इस तरह की जंग तैयारी की है कि इस बार अगर ईरान पर बेहद भीषण हमला हुआ तो ईरान पश्चिमी एशिया और इजराइल में मौजूद अड्डों को पूरी तरह से तबाह करेगा। ईरान के एक टॉप कमांडर ने धमकी दी है कि इस बार ईरान ऐसा हमला खाड़ी देशों पर करेगा जिसकी वजह से खाड़ी में लगभग सभी तेल रिफाइनरी, तेल डिपो और तेल के कुएं तबाह हो सकते हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि चीन और रूस ईरान को इतनी जबरदस्त खुफिया सैन्य मदद करने जा रहे हैं जिसके संकेतों से ही अमेरिका के हाथ पांव फूल गए। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि चीन से ईरान को J-10C, J-20 जैसे बेहद एडवांस जेट मिलने जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ईरान को दे सकता है। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि अगर ट्रंप हॉर्मुज और हॉर्मुज के आसपास अमेरिका के 5वें जंगी बेड़े को हमले का आदेश देते हैं तो क्या ईरान चीन और रूस की मदद से तबाही ला सकता है? हम शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस जंगी धमकी से जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि अब ईरान पर हमला होने की 100% गारंटी साबित होने जा रही है। सर्वनाश की टिक टिक, ट्रंप का कयामती हमला तैयार। काफी धमकियों और तैयारियों के बावजूद अमेरिका ईरान को ना तो झुका पा रहा है और ना ही शर्तें मानने के लिए मजबूर करवा पा रहा है। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अब ट्रंप के सब्र का बांध टूट चुका है और ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि वो ईरान पर हमला हर हाल में करेगा। सिचुएशन रूम में कमांडरों के साथ मीटिंग और उसके तुरंत बाद हमले के जो दावे किए जा रहे हैं वो स्थिति बेहद विस्फोटक हो चुकी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया में जो तस्वीरें जारी की हैं और उन पर जो टेक्स्ट लिखे हैं वो साबित कर रहे हैं कि ईरान के सर्वनाश की टिक टिक शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड तस्वीरों की बाढ़ ला दी है। इसे ट्रंप के ईरान पर सोशल मीडिया के जरिए जोरदार हमले के रूप में देखा जा रहा है। इन तस्वीरों में ईरानी नावों पर मिसाइल हमले, अंतरिक्ष में युद्ध और ईरान के ऊपर लहराता अमेरिकी झंडा दिखाया गया है। इनमें से ज्यादातर तस्वीरों में कोई कैप्शन नहीं है। हालांकि इसके बाद भी इन तस्वीरों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ट्रंप ने कुछ ही घंटों के अंदर 20 से ज्यादा तस्वीरें शेयर की जिनमें से ज्यादातर में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को और बढ़ाने की धमकी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को नई चेतावनी देते हुए कहा कि घड़ी तेजी से चल रही है और यदि परमाणु समझौते पर प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका और कड़े सैन्य कदम उठा सकता है। Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. ईरान अब अपने वजूद की जंग लड़ रहा है और अगर ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल ने तूफानी हमले किए हैं तो ईरान मरते दम तक मुकाबला जरूर करेगा। खबर तो यह भी है कि रूस और चीन भी अमेरिका की तमाम अपीलों के बावजूद ईरान के हथियारों से जबरदस्त मदद करने पर उतारू हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि ईरान को चीन भारी मात्रा में घातक हथियार अलग अलग रूट से सप्लाई करने जा रहा है। ईरान युद्ध में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीनी दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा था ईरान या तो समझौता करेगा या तबाह हो जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कैसे? हॉर्मूज पर ईरानी पकड़ रत्ती भर कम नहीं हुई है। इधर ट्रंप ने जिनपिंग पर दबाव डाला है कि हॉर्मूज को किसी भी कीमत पर खुलवाया है। जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। जिनपिंग का ट्रंप से ईरानी धोखा, तेहरान पहुंचे चीनी हथियार। चीन द्वारा ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तैयारी को लेकर मई 2026 में कई गंभीर खुफिया रिपोर्ट्स और दावे सामने आए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के बड़े दावे, कई अंतरराष्ट्रीय खुफिया इनपुट्स और सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक महारक्षा सौदा अंतिम चरण में है। उन्नत लड़ाकू विमान, रिपोर्टों के अनुसार चीन ईरान को अपने आधुनिक J-10C और शायद J-20 स्टिल्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। मिसाइल और ड्रोन तकनीक, खुफिया दावों के अनुसार चीन ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और उन्नत स्वार्म ड्रोन सिस्टम की सप्लाई करने की तैयारी में है। वायु रक्षा प्रणाली, ईरान अपनी हवाई सीमाओं को इजरायली हमलों से सुरक्षित करने के लिए चीन की HQ-9 जैसी आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में गहरी रुचि दिखा रहा है। आग से खेल रहे हैं ईरान चीन। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि चीन युद्ध के इस दौर में ईरान को घातक हथियार देता है तो इसे आग से खेलना माना जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि जो भी देश ईरान को सैन्य सहायता देगा उस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। איננו פתוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ओमान सागर में अमेरिका का कब्रिस्तान, IRGC। इधर ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी नेवी ने घेराबंदी खत्म नहीं की तो ओमान सागर को उसका कब्रिस्तान बना देंगे। तेहरान की एक्सपीडिएंसी काउंसिल के सदस्य और IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को जल्द से जल्द ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि ईरान सेना आगे के युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के सरकारी टीवी पर बोलते हुए IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी और कहा कि हम अमेरिकी सेना को सलाह देते हैं कि वो इस घेराबंदी को खत्म कर दें, इससे पहले कि ओमान सागर आपकी खबरगाह बन जाए। पूर्व IRGC कमांडर ने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी घेराबंदी को युद्ध का तरीका बताया और कहा कि इसका सामना करना तेहरान का अधिकार है। इधर ईरानी मीडिया द्वारा जारी ताजा वीडियो और फुटेज के मुताबिक तेहरान ने देश की प्रमुख मस्जिदों को सैन्य ट्रेनिंग सेंटर्स में बदल दिया है। अहवाज, करमान, मिजार, शिराज और जाहिदान जैसे बड़े शहरों की मस्जिदों में पुरुषों, महिलाओं, युवाओं और यहां तक कि किशोरों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान में इस समय राष्ट्रवाद चरम पर है और इसकी पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग को सरकार ने जान फिदा बराए ईरान यानी ईरान के लिए जान दे देंगे अभियान का नाम दिया है। ईरानी दावों के मुताबिक अब तक 3 करोड़ 10 लाख से अधिक ईरानी हथियारों की ट्रेनिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या ईरान जबरदस्त पलटवार से अमेरिका और इजराइल को चौंका पाएगा?
देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ये बता चुके हैं कि उन्होंने युद्ध के दौरान यूएई का दौरा किया था और अब नेतन्याहू ने ईरान को तबाह करने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इजरायल ने ईरान पर हमले करने में सहायता के लिए इराक में 2 गुप्त सैन्य अड्डे बनाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इजरायल ने 2024 के अंत में देश में अपना पहला सैन्य अड्डा बनाया और इसी साल इजरायल ने वहां एक और सैन्य अड्डा बनाया। इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए एक इराकी सैनिक और नागरिक मारे गए। ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का बड़ा प्लान। इराक में 2 एयरबेस निशाने पर ईरान। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी तो नेतन्याहू 2 कदम आगे बढ़कर ईरान पर हमले की तैयारी में जुट गए हैं। इस्राइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू की वायुसेना तैयार है। इस बीच इराक के रेगिस्तान में बने 2 कथित गुप्त सैन्य ठिकानों की रिपोर्ट ने पश्चिम एशिया में नई सनसनी फैला दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमले करने में सहायता के लिए इराक में 2 गुप्त सैन्य अड्डे बनाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इजराइल ने 2024 के अंत में देश में अपना पहला सैन्य अड्डा बनाया था और इसी साल इजराइल ने वहां एक और सैन्य अड्डा बनाया है। इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए एक इराकी सैनिक और एक नागरिक मारे गए। दावा है कि इनका इस्तेमाल इजराइल ने ईरान पर लंबी दूरी के ऑपरेशंस, स्पेशल फोर्स मिशन और निगरानी के लिए किया। यानी संदेश साफ है, नेतन्याहू सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ डीप रीच स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। यानी अगला फोकस 3 मोर्चों पर हो सकता है। पहला, ईरान में बचे हुए संवर्धित यूरेनियम और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना। दूसरा, इराक, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र में ईरान समर्थित मिलिशिया नेटवर्क को कमजोर करना। तीसरा, खुफिया ऑपरेशन और क्षेत्रीय गठबंधन के जरिए तेहरान पर रणनीतिक दबाव बढ़ाना। यानी आने वाले दिनों में संभावित बड़े कदमों में सीमित लेकिन हाई वैल्यू स्ट्राइक्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले और कोवर्ट मिशन शामिल हो सकते हैं। और देखिए, रूस और यूक्रेन जंग एक बार फिर से भड़क गई है। 36 घंटे में दोनों तरफ से 1500 से अधिक ड्रोन हमले हुए। रूस ने कीव समेत उड़ीसा और खार्किव में हमला किया, जबकि यूक्रेन ने पलटवार करते हुए मॉस्को में ड्रोन हमला कर दिया है। जंग के बीच पुतिन चीन के दौरे पर निकलने ही वाले हैं। ये जंग यूक्रेन की आखिरी जंग हो सकती है। मॉस्को के खिलाफ कीव ने पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन तक संदेश पहुंचाने के लिए सीधे मॉस्को पर हमला कर दिया है। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन की सेना अब मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ डीप स्ट्राइक ड्रोन वॉरफेयर शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड कीव से 1000 किलोमीटर दूर मॉस्को को हिलाकर रख दिया है। इन हमलों के लिए कीव लंबी दूरी लेकिन सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ज़ेलेंस्की का इरादा साफ है, अब जंग सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर नहीं होगी बल्कि रूस भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यूक्रेन के ड्रोन रूस की महंगी एयर डिफेंस और ऊर्जा सप्लाई को चुनौती दे रहा है। 36 घंटे में 1500 ड्रोन अटैक। क्या शुरू हो गया है फाइनल वॉर? मॉस्को से कीव तक आग ही आग। क्या बेकाबू हो गया है रूस यूक्रेन युद्ध? पुतिन बनाम ज़ेलेंस्की,
कौन किसके टारगेट पर? मॉस्को पर मौत की बारिश। क्या टूट गया पुतिन का कवच? कीव का पलटवार या तीसरे विश्व युद्ध की आहट? 36 घंटे 1500 ड्रोन। क्या परमाणु मोड़ की तरफ बढ़ रहा है युद्ध? रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक फेज शुरू हो गया है। Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають. जंग के 5वें साल रूस यूक्रेन युद्ध सबसे खतरनाक फेज में पहुंच गया है। जिस दिन यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरी, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उसी रात रूस ने कीव, खार्किव, ओडेशा और निप्रो पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। यानी यूक्रेन के हमलों का जवाब रूस और ज्यादा क्रूर अंदाज में देता है। और रूस यूक्रेन जंग पूरी तरह से राजधानी बनाम राजधानी में बदल जाती है। 13 से 15 मई को रूस ने पहला हमला किया था। 3 दिन में रूस ने 1500 से ज्यादा ड्रोन, 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी। कीव पर घंटों लगातार हमले हुए। इन हमलों में 20 से 27 लोगों के मारे जाने का दावा है। यूक्रेन ने हमलों का जवाब 16 और 17 मई की रात दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि 500 से ज्यादा ड्रोन से मॉस्को को टारगेट किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में 1000 से ज्यादा ड्रोन का भी जिक्र है। इन हमलों में रूस में 4 मौत का दावा किया गया। यूक्रेन के हमलों में मॉस्को की तेल रिफाइनरी को नुकसान हुआ। मॉस्को में एयरपोर्ट और मिलिट्री ठिकानों पर हमले हुए। रूस ने दावा किया कि उसने ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। В связи также стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуре в разных российских городах и населенных пунктах. दोनों तरफ से करीब 1500 ड्रोन और मिसाइल हमलों का दावा और नतीजा मॉस्को से लेकर कीव तक दहशत, धमाके और आग। यूक्रेन ने रूस के दिल यानी मॉस्को रीजन पर हमला किया तो रूस ने कीव, ओडेशा, निप्रो और खेर्सोन और कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से इन शहरों को दहला दिया। पूरा मंजर ऐसा बन गया जैसे आसमान युद्ध का मैदान बन गया हो। जंग में यूक्रेन ने 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले सस्ते स्वॉर्म यानी झुंड में हमला करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया तो ईरान के अंदाज में शाहिद ड्रोन से पलटवार किया। रूस ने पलटवार में ड्रोन के साथ मिसाइल का कॉकटेल मिक्स कर कीव को दहलाया। उसने KH-101 और किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी और मिलिट्री जैसे सिलेक्टिव ठिकानों पर अटैक किया तो रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों और शहर की इमारतों को निशाना बनाया। अब सवाल सिर्फ हमले का नहीं, सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? क्या ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं कि अगर जंग सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर लड़ी गई तो रूस अपनी बड़ी सेना और मिसाइल ताकत के दम पर धीरे धीरे बढ़त बना सकता है? इसलिए यूक्रेन ने जंग की रणनीति बदल दी है। अब ज़ेलेंस्की के टारगेट पर रूस की इकोनॉमी है, रूस का ऑयल नेटवर्क है, रूस की मिसाइल फैक्ट्रियां हैं और सबसे बड़ी बात रूस के आम लोगों के मन में डर पैदा करना। यूक्रेन का मकसद रूस के लिए जंग को लंबा और महंगा बनाना है। तो क्या जंग में ज़ेलेंस्की की ये रणनीति काम करने वाली है? क्या यूक्रेन युद्ध में रूस को हाथ पीछे करने से मजबूर कर पाएगा? क्या कभी भी जंग में पुतिन यूक्रेन के सामने सरेंडर करने के बारे में सोच भी सकते हैं? रूस की पूरी युद्ध मशीन तेल और गैस के पैसे से चलती है। अगर रिफाइनरी जलती है, अगर ईंधन सप्लाई रुकती है, अगर एयरबेस असुरक्षित दिखते हैं तो सिर्फ धमाका नहीं होता बल्कि पूरी वॉर मशीन पर असर पड़ता है। और यूक्रेन का यही मकसद है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि जब भी सीज फायर पर बात हो तो वो ये कह सके कि पुतिन का मकसद एकदम क्लियर है, वो यूक्रेन की इकोनॉमी पर
चोट करना चाहते हैं, यूक्रेन पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं। फिलहाल ये जंग एक चेन रिएक्शन की तरह है। पहले रूस छोटा हमला करता है, यूक्रेन बड़े हमले से जवाब देता है, तो रूस इससे भी ज्यादा बड़ी ताकत से हमला करता है। और यही वजह है कि यूक्रेन की जमीन पर जंग लड़ने की बजाय रूस के आसमान में जंग लड़ रहा है। Як я вчора і казав, росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об'єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці. उधर पुतिन भी जंग से पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्रेमलिन हर बार जेलेंस्की के पलटवार का जवाब बड़े हमले से देता है। क्रेमलिन का मानना है कि अगर मॉस्को पर हमले का जवाब और ज्यादा ताकत से नहीं दिया गया तो रूस की सुपर पावर इमेज को बड़ा झटका लग सकता है। और जंग में मॉस्को ब्रिगेड की पहली स्ट्रेटेजी भी साफ दिखाई दे रही है। रूस अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि यूक्रेन के बड़े शहरों, बिजली ढांचे और कमांड नेटवर्क को लगातार निशाना बना रहा है। जंग में हर महीने रूस करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसकी भरपाई रूस तेल के पैसे और टैक्स से चुकता कर रहा है। हर महीने जंग में रूस के करीब 30,000 सैनिक जख्मी हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं। इनकी रिप्लेसमेंट के लिए रूस की सेना में हर महीने सैनिकों की भर्ती हो रही है। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट अभी बाकी है। अगर यही हमले और तेज हुए, अगर रूस नेटो सपोर्ट को सीधे निशाना बनाने लगा, अगर किसी बड़े न्यूक्लियर या एनर्जी फैसिलिटी पर हमला हुआ, तो क्या यह युद्ध अचानक पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है? क्योंकि अब यह जंग सिर्फ रूस यूक्रेन की नहीं लगती, ये दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों की युद्ध ट्रेलर जैसा हो गया है, जिसमें कई साझेदार शामिल हो सकते हैं।